इजरायली आर्म्ड फोर्सेस का संपूर्ण गाजा कब्जा अभियान जारी। गाजा शहर पर कब्जे के लिए बड़ा जमीनी हमला। रात भर गाजा में भीषण हवाई हमला। इजराइल सेना ने गाजा पट्टी की घेराबंदी शुरू की। जमीनी कार्रवाई, जमीनी सैनिक अभियान इस समय चल रहा है और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जिसको बख्शने के मूड में इजराइल के सैनिक नजर आ रहे हो। कुछ भी ऐसा जो गाजा के किसी भी तरीके से हमास के असाइलम के तौर पर गाजा में मौजूद है, हमास की निशानी के तौर पर गाजा में मौजूद है, उसको नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कई बार इस बात को कहा गया कि वो 7 अक्टूबर जिस दिन हमास ने शुरुआत की थी इजराइल के साथ अदावत की, उसी 7 अक्टूबर के पहले पहले हमास के गाजा में पूरी तरह खात्मे के साथ समाप्त किया जाएगा। इजराइल ने ये बात कही है। तो क्या उस तरफ अब ये चीजें बढ़ रही हैं। यहां तस्वीरें आपके सामने और जरा यहां पर देखिए भूमध्य सागर, खास तौर से उसके साथ इजराइल की पोजीशन और कहां पर कौन सी जगहें हैं, कहां पर असल में आप जानते हैं ये उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा, ये मुख्य तौर पर इसके गाजा के वो इलाके ऑपरेशंस को इस तरीके से चलाया जा रहा है कि कहीं पर भी हमास का कोई निशान, उसके छुपने की कोई टनल, वहां किसी भी तरीके से गाजा का कोई निशान बाकी न रहे, ये कोशिश है। यहां पर हम बता रहे हैं आपको कहां पर क्या मौजूद है और इजरायली सेना इस समय क्या कर रही है ऑपरेशन के दौरान। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि दूसरे तरीके मुमकिन थे जहां शायद गेहूं के साथ घुन ना पिसता, लेकिन इजराइल इस बार कोई चांस लेना नहीं चाहता। यहां पर सर ये जनरल सिन्हा, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। यहां जो हम देख रहे हैं ये कई बार एक्सपर्ट्स और आप लोग ये कहते रहे कि इसमें दूसरे कई तरीके मुमकिन थे जिन पर शायद इजराइल विचार कर सकता था। इजराइल जाहिर है इजराइल तो कर ही रहा है, वो फर्स्ट पार्टी है इस पूरे मामले में। उसको क्यों इनमें से कोई भी तरीका एक्सप्लोर करना सही नहीं लगा? यही सही लगा जो वो कर रहा है इस समय। देखिए दिनेश, उनकी मनसा साफ है। मार्को रूबियो के आने के बाद वो पूरा का पूरा गाजा पट्टी पे पूरी कब्जा करना चाहते हैं। यदि आप ये देखिए, यदि हम गाजा सिटी की जब बात करते हैं और नॉर्थ में, तो जबालिया कैंप यहाँ पर है। गाजा सिटी ये है, ये वाली, और इसके 5 बड़े हिस्से हैं क्लोज की जी। और उसके साथ साथ ये भी एक पुराना इनका कैंप है। तो देखिए जबालिया को तो लेने के बाद गाजा सिटी को चारों तरफ से इन्होंने घेरा हुआ है। और आपने ही बताया था करीब 1 लाख ट्रुप्स हैं, हर एक किलोमीटर में 250 300 मीटर पे एक जवान। तो इसकी इन्होंने 2 घेराबंदी बनाई हुई है। उसके अलावा सबसे AI से उन्होंने पकड़ लिया फेस रीडिंग। जितने भी उनके हमास के थे, जैसे ही वो निकलते हैं वो पॉपअप होता है और AI से ही फायर आता है। तो बड़े बिल्डिंगों का मारना, और इन 5 जो मेन इनके इलाके हैं तकरीबन 100 के आसपास बड़े बिल्डिंग्स हैं। ये इसमें जो निशान हमने बताए हैं अपने दर्शकों को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जरा। उसमें कलर स्कीम के साथ देखिए, राहत वितरण केंद्र कहां पर हैं। वो जो आपको मेजेंटा कलर दिखाई दे रहा है, राहत वितरण केंद्र कहां पर हैं, यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसमें आरोप ये भी लग रहा है कि राहत वितरण केंद्रों को भी निशाना बनाया जा रहा है। जबरन विस्थापन जिन जगहों से चल रहा है वो जगह कौन सी हैं, अभी ये मार्क करके आपको बताया गया। ये जबरन विस्थापन वाली जगह है। ये कहा जा रहा है कि यहां से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। इजरायली सेना कहां पर मौजूद है, उसकी मौजूदगी कहां पर है। खास तौर से यहां इजराइल की सेना मौजूद है। इजरायली सेना का कब्जा जिन जगहों पर है, ये पूरा इलाका जो आपको इसमें ग्रीन कलर से जो दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट एंटायर गाजा, सिर्फ ये हिस्से को छोड़ दीजिए, वो वाली जगहें ऐसी हैं जहां पर इजरायली सेना का कब्जा है। क्रॉसिंग गेट्स कहां पर हैं और इजरायली क्रॉसिंग गेट्स कहां पर हैं, ये भी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। अब कुल मिलाकर ये 7 अक्टूबर डेडलाइन अगर ये लेकर चला जा रहा है, आज सितंबर आधा बीत गया है। अक्टूबर के साथ 7 अक्टूबर के साथ बचा हुआ समय और बची हुई चुनौतियां, क्या कॉमोडोर बहल ये आपको पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर आप देखिए IDF की अपनी स्टेटमेंट है कि हमको 6 महीने लगेंगे पूरा गाजा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। ये टोटल एरिया कितना है, अगर हमको साउथ से लेके नॉर्थ तक देखें 363 स्क्वायर किलोमीटर है। आपको एक कंपैरिजन देना चाहता हूं, दिल्ली को अगर हम देखें 1484 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि दिल्ली से 1/4 हिस्से का भी नहीं है गाजा। आज 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो पूरा कंट्रोल कर सकेगा। ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर उसने फॉर्म किए थे पहले, उस पे भी अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि 62 से लेके 67 हजार जो सिविलियंस है वो मारे जा चुके हैं और 2/3 इसमें से महिलाएं और बच्चे हैं। 50 बिल्डिंग्स जो गाजा सिटी के अंदर आती हैं वो
जमींदोज की गई है पिछले कुछ हफ्तों के अंदर। 70% तो सर इस इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपेन का कल्मिनेशन आपको क्या दिखाई दे रहा है? कल्मिनेशन सिर्फ एक ही है, या तो इंटरनेशनल प्रेशर बने, सॉल्यूशन हो, 48 जो रिलीज किए जाए, लेकिन हमास को तबाह करना। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं इसमें, आपको पता है हमास की स्ट्रेंथ कितनी थी शुरू में? 30,000 से 40,000। आज कितनी है? 30,000 से 40,000। तो मतलब जहां थे वहीं है? जहां थे वहीं क्या है। ऐसा है या ये एक तरह का नैरेटिव है? क्या इसको क्या एम्पेरिकली इसको साबित किया जा सकता है? या 30-40 हजार थे और इतने ऑपरेशन के बाद भी 30-40 हजार हैं, तो क्या रक्त बीज है? मैं आपके पास लौट रहा हूं सर ये खबर बताने के बाद। रिक्रूट हुए हैं 10 से 15 हजार और रिक्रूट कर लिया गया ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन गाजा सिटी की सबसे ऊंची इमारत पर अटैक हुआ है। अल गाफरी टावर यहां का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है, एयर स्ट्राइक से मलबे में तब्दील हो गया। ये देखिए किस तरीके से स्ट्राइक हुई है। टावर की नींव पर इजरायली मिसाइल जाकर हमला करती है और उसके बाद ये पूरी इमारत देखिए कैसे ढह जा रही है। ये बड़ी मिसालें, ये एक तो कहावत ये ताश के पत्तों की तरह, ताश के पत्ते किस तरीके से ढहते हैं जरा देख लीजिए। यहां इस इमारत को ढहते हुए देखकर आपको यह अंदाजा हो जाएगा। नींव पर जाकर मिसाइल अटैक करती है और उसके बाद पूरी इमारत किसी कटे हुए पेड़ की तरह गिर जाती है। ये सटीक अटैक किया गया था, चंद सेकंड्स में पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। स्ट्रक्चर्स गिराए जा रहे हैं, इनका एक बड़ा सिग्निफिकेंस भी है और इनका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। लेकिन उसके अलावा क्या वाकई हमास को समाप्त करना ये मुमकिन नहीं हो पाएगा क्या इजराइल के लिए? ये एक स्वप्न की तरह रह जाएगा क्या जनरल सिन्हा? नहीं, देखिए मेरा मानना दूसरा है कि आप जिस तरह से ऑपरेशंस चल रही हैं, देखिए सोच, कोई कहता है कि हमास का सोच ही नहीं बदल, वो तो आप किसी को टेररिस्ट का सोच तो बदल ही नहीं सकते हैं जिस तरह से उनको सपोर्ट मिलता है। मगर जब आप ऑपरेशंस करते हैं, ये कहना कि हाँ उन्होंने वहाँ पर, तो देखिए आपको पता है ये 23 लाख लोग रहते हैं, उनमें ज़्यादा की सोच इन चीज़ों के ऊपर में कि हमास के सोच से मिलती है। मगर 23 लाख को तो आप मार नहीं सकते, इसका मतलब है कि फेल हो गया, ऐसा नहीं होता है। यदि हम पाकिस्तान के पूरे सोच को बदल सकते हैं बाहर यहाँ बैठे हुए, लेकिन हमास, पर्टिकुलर हमास को खत्म होना पड़ेगा। ये इजराइल नहीं छोड़ने वाला है, ये उसके अस्तित्व का सवाल है। इस तरह से रेडिकलाइज्ड वे में उसकी सपोर्ट हट गई है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, कौन सा देश आ गया उसके पीछे? तो क्या ये स्टेटमेंट होपिंग अगेंस्ट द होप जैसा है इजराइल के लिए? और क्योंकि उसने शुरू किया है तो वो इसको खत्म करना चाहता है, लेकिन खत्म करना क्या मुश्किल है, एक स्वप्न की तरह है। अगली खबर देखिए, यरूशलेम में नेतन्याहू से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री। मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद इजरायली पीएम का बड़ा बयान, हमास को विदेशों में आगे भी टारगेट किया जाएगा, नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया। इजराइल को सीमाओं से बाहर जाकर रक्षा का पूरा अधिकार है। मार्को रूबियो यहां पहुंचे थे कि अरब वर्ल्ड एकजुट होता जा रहा है। पूरी जो एक तरीके से मुस्लिम देश हैं, वो इजराइल ने कतर में जो अटैक किया है उसके बाद वो एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर है अमेरिका ने जिस तरीके से स्ट्रेटजिकली खासतौर से अरब वर्ल्ड को डील किया है बीते कुछ सालों में, उसको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने जो पूरा एक काम किया था वो इससे एबॉलिश हो जाएगा और उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स फेल होती हुई दिखाई देंगी। इधर इजराइल ने लेकिन इस बातचीत के बाद यह स्पष्ट कर दिया है कि हम तो अपने दुश्मनों का सफाया, वो बेशक किसी विदेशी जमीन में जाकर रुके हों, हम उनका सफाया करना जारी रखेंगे। इस खबर के मायने, इसके इंप्लीकेशंस, कोमोडोर बहल। देखिए, इसमें जो मीटिंग कल हुई है उसके अंदर उन्होंने इन्हीं बातों पे डिस्कशन किया है और सबसे पहले स्ट्रांगली कंडेम तो किया ही है, लेकिन इस बार वो पहली बार उससे आगे जाके बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी एक जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाना चाहिए। ये कहना कि वहां पे एक मिलिट्री अलायंस हो जाएगा, ऐसा मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि 50 से ऊपर देश कभी भी एक बात पे, एक सोच पे नहीं आ सकते और मिलिट्री अलायंस नहीं करेंगे। लेकिन साथ में अगर आप देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है कल। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अमेरिका ये कह रहा है कि हमको ये मीटिंग करने दो, हमको कम से कम ये पोस्चरिंग करने दो कि हम ऐसा नहीं होने देना चाहते। हाँ, तुम बेशक वो करते रहना, तो वैसे भी इजराइल वो करता रहा है अमेरिका के कई बार मना करने के बावजूद, जो उसको सही लगा। लेकिन इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई है, इन्हीं की साइडलाइंस पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो 6 देशों का है, जिसमें बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे देश हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि हम अपना जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म बनाएंगे। और ये याद रखिएगा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक के साथ साथ मिलिट्री अलायंस भी वर्ड शामिल है। तो सर अगर ऐसा है तो ये जीसीसी जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या ये मिलिटरीली किसी तरह का एक ऐसा संगठन, जिस तरह से नेटो की हम बात करते हैं, उतना बड़ा संगठन नहीं, लेकिन क्या कुछ मुल्कों का, 6 मुल्कों का एक संगठन बन जाएगा? यह खबर देखिए, दोहा में अरब इस्लामी देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन। इजरायली हमले के बाद कतर ने बुलाई थी इमरजेंसी समिट में इजिप्ट का प्रस्ताव, पाकिस्तान का समर्थन
किया जाना चाहिए, नेटो की तरह मिलिट्री ग्रुप बनाया जाना चाहिए। और सवाल यह है कि क्या अरब और मुस्लिम देश मिलकर एक इस्लामिक नेटो जैसा संगठन, सैन्य संगठन बना सकते हैं? कल ही हमने इसकी चर्चा की थी। कल भी अगर आपने देखा हो तो प्रतिशोध ने इस बात को उठाया था। ये कोशिशें चल रही हैं, लेकिन ये कोशिशें सिरे भी चढ़ेंगी, परवान भी चढ़ेंगी, या ये कोशिशें ही रह जाएंगी? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और खास तौर से वो शक्तियां जो इस दुनिया को कहते हैं कि कंट्रोल करती हैं, अमेरिका, चाइना जैसी शक्तियां, वो इसके लिए कौन प्रो होगा, कौन अगेंस्ट होगा? जनरल सिन्हा, देखिए, ये कहना कि 50 देशों का संगठन बन जाए, 50 लाख सैनिक हों, उसके अंदर बोल रहे हैं 16,800 टैंकें होंगी, 7,000 एयरक्राफ्ट होगा, ये सपना नहीं, मुंगेरी लाल के सपने से भी बड़ी नहीं है, हो ही नहीं सकता। 50 देश, 56 देश आए थे 68 में, 67 में वॉर हुआ था, 6 डेज वॉर, उसके बाद 68 में OIC बनी थी, 57 देश आ गए। आज के दिन में 57 कौन से देश हैं ये बता दें? क्या ईरान को कहते हैं? ईरान के वहाँ प्रेसिडेंट फिज़्कियान पहुँचे हुए हैं, वो तो कतर पे ही मिसाइल फायर किया था। ये कभी आप बदिए बना लेते हैं, पाकिस्तान भी कूद पड़ा है, बोलता है कि यदि आप इजराइल पे करेंगे तो हम भी खड़े हैं। ये वो कहता है ना, कल भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो ये क्या पूरे के पूरे 50 देश हमारे पर कूद पड़ेंगे? इम्पॉसिबल है। अरब के अंदर में जो पूरी डिवाइड है, चाहे आप पर्शियन के अंदर देख लीजिए, अरब की डिवाइड देख लीजिए, ये डिवाइड की लाइंस किस बेसिस पे है? क्या ये कंट्री किस कंट्री से इन्फ्लुएंस होकर ये काम कर रहे हैं, उस बेसिस पर है, या अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं? पैसों वाली कौन समृद्ध है, किसके अपने इंटरेस्ट क्या है, इस हिसाब से डिवाइड है? डिवाइड किस बात का है? डिवाइडिंग लाइंस क्या है? दैट डिवाइडिंग इनके खुद के अपने जो सोच है, इस्लामिक सोच के अंदर, क्योंकि माना यह जाता है कि उम्मा की सोच, इस्लामिक ब्रदरहुड की सोच एक सीमेंट है जो इनको मोनोलिथिक बनाती है। क्या ये मोनोलिथिक एकजुट देश है या नहीं है? कोमोडोर बिल्कुल नहीं है एकजुट देश, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, या कोई अलग अलग तरह के रिलीजन भी इसके साथ मिला के एक इस्लामिक उम्मा बनता। पाकिस्तान का बहुत इंटरेस्ट है, वो तो ये कहता है कि ये जो बॉम्ब है मेरा, जो हर जगह पे बोलता रहता है ना, मैं बॉम्ब फोड़ दूंगा, चाहे वो टेम्पा में बोले चाहे कहीं पे भी, लेकिन जहां पे पाकिस्तान की बात आती है वो चाहता है कि ऐसा एक 20 या 21 मुस्लिम देशों का बने जो कि संगठन जिसमें नेटो टाइप बात हो, ताकि भारत के ऊपर आतंकवाद कर सके और वो जो बाकी के देश हैं वो उसकी सपोर्ट में तब आएंगे। लेकिन ये होने वाला नहीं है, ये अभी तक हुआ नहीं। आपको मैं एक छोटी सी चीज इसमें बताया था, 2015 में पहली बार इजिप्ट ने कहा था, 2016 में सऊदी अरेबिया ने कहा था, और 2024 में अभी 2 साल पहले नवंबर के अंदर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, ये पाकिस्तान ने खुद ये मूवमेंट शुरू की थी कि कहीं ना कहीं हम एक ऐसा बनाएंगे, लेकिन ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोगों ने तो वो सीरियल देखा है, पता नहीं आज की जनरेशन ने, लेकिन उसमें बड़े टिपिकल अंदाज में रघुवीर यादव उसमें थे, और बड़े टिपिकल अंदाज में उनकी आंखों को फड़कते हुए और कंधों को फड़कते हुए हम देखते थे। फड़क और फड़फड़ा पाकिस्तान भी रहा है, लेकिन बियॉन्ड इसके वो सोच रहा है कि करनी हमारी और बिल फाड़े हम, ये नेटो जैसा संगठन बनाकर ये कम से कम वो देश नहीं होने देंगे। और आगे खबर ये ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई खबर, जैश के आतंकी का बड़ा कबूलनामा। जैश के आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी ने कहा, 7 मई को बहावलपुर में भारतीय सेनाओं ने मौलाना मसूद अजहर के परिवार के चीथड़े उड़ा दिए, कीमा बन गया था, खुद उसने कहा है। रेजा हो गए, टुकड़ों में तस्लीम हो गए, और यह तक कहा गया कि उनका कीमा बन गया। सवाल तो यह है कि इनको यह भी नहीं मालूम कि अगर ये इनके तरफ के लोग थे और इनके हिसाब से वो मार्टायर हो गए हैं, तो उनके लिए इनको किस तरह की जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए, ये इनके संस्कार है। बहरहाल इसी तरह में पलते बढ़ते हैं, इस तरीके में बड़े होते हैं, वो छोड़ दीजिए कि इनकी जुबान किस तरह की है, लेकिन किस तरह का ये एक्नॉलेज किस बात को कर रहे हैं? ये इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पूरी दुनिया ने ये देखा कि जैसे मोहम्मद के जो लड़ाके थे, जो उनके लड़ाके कहलाते हैं, जो असल में आतंकवादी थे, उनको किस तरीके से भारत ने मारा है। उसमें आतंकी मसूद अजहर के घर वाले भी शामिल हैं, उसके परिचित भी शामिल हैं, और उसके बाद ये मसूद अजहर कह रहा था, या अल्लाह मुझे भी उठा ले। पहली बार आतंकवादियों ने आतंक जैसा ही दर्द महसूस किया है, और ये दर्द आज बयान किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि उसके बावजूद तो बाढ़ का तक पैसा देके इनको एक बार फिर से आबाद किया जा रहा है। ये इलियास कश्मीरी इस समय सामने आया होगा दुनिया के, और ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी होगी। सर, हाउ डू यू रीड हिज माइंड? देखिए, स्ट्रैटेजी तो क्या है, ये मूर्ख लोग हैं, इनकी क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे? आप बताइए, जो हम लोग 4 महीने हो गए पूरे ऑपरेशंस के चले हुए, हम लोग गिन रहे थे कि कौन कौन है हमारी, और इसने नाम दिए हैं 4 उनके बेटों के नाम,
चार उनकी 5 बेटियों के नाम और 5 दिए हैं जिसमें उनके दामाद हैं, उनके जो ये हैं उनके नेफ्यूज के नाम। तो ये नाम दे दिए। हम तो खोज रहे थे। इतना मूर्ख है ये कहता है ना, वो तो कह रहा था अल्लाह हमें भी क्यों नहीं उठा लिया, हमारे सारे मर गए, चिथड़े हो गए। तो आज मुझे तो बहुत खुशी है। मैंने लिखा है, ये पूरे के पूरे लिस्ट बनाई है। ये नाम यदि हमारे पास आ गए तो हम कहा हमारी डोजियस तो ऐसे ही जाती है ना। जो आप कह रहे हैं, जो मरकज सुभान अल्लाह के अंदर में लोगों ने देखा 26 लोगों की लगी है ना वहां पर, वो लोग लगाए अपनी तफसीलें कि मार गए, 14 के नाम इनके। तो देखिए ये कर ले, क्या इनको क्या सिंपैथी मिलेगी वहां पर? वहां के लोग तो मुझे लगता है उतने पैसे मिल नहीं रहे हैं मुनीर से जितने इन्होंने मांगे होंगे जी। नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं, इसलिए कहा है कि हमने तो जो किया वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये मुझे लगता है टारगेट ऑडियंस, ये जो इनका टारगेट ऑडियंस जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, ये मुनीर को सुनाना चाह रहे हैं कि हमको और दो, हमको उतना मिला नहीं है जितना हमको चाहिए, क्योंकि हमारे तो अपने वाली। क्या मैं सही रीड कर रहा हूं सर? बिल्कुल। आप ये भी रीजन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसा कि अभी बात है कि लश्कर तैयबा को भी इन्होंने अलाउ कर दिया है कि वो अपने फंड्स खुद कलेक्ट करें फ्लड हिट से। ना केवल उनको जो 12 से 14 करोड़ के करीब वो 14 लोग जो मारे गए थे, 10 तो रिलेटिव थे और 4 उनके एड्स थे, क्लोज एड्स थे मसूद अजहर के, जो कि यूएन प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है। और उधर क्या हुआ, मैं कह रहा हूं आपको, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आप क्यों कर रहे हैं आतंकवाद? क्यों नहीं छोड़ देते ये रास्ता? अगर आप सोचते कि कहीं भी छुप जाएंगे तो भारतीय सशस्त्र सेना एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर आपको ढूंढ निकालेगी और आपके जमीन दोस्त कर देगी। और आप फिर कह रहे होंगे कि अल्लाह मुझे उठा लेते। अरे एड्रेस भेज दीजिए, हम आपको आज उठा लेंगे। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अल्लाह के पास तो बहुत काम है। मसूद अजहर पाकिस्तान में छिपा हुआ, और पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान में छिपा हुआ। आपसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर इतना ही उठने का शौक है, आप एड्रेस भेजिए, आज ही उठा देंगे। लेकिन सर ये अगर अमेरिका एबटाबाद के अंदर ढूंढ सकता है, हम इनकी मर्जी पर क्यों, हम क्यों नहीं ढूंढ लेते अब हमारे सोर्सेस के जरिए? देखिए, ये तो पता है कि हमारे सोर्सेस के थ्रू कि गिलगिट बाल्टिस्तान में है वो, और बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था कि वो अफगानिस्तान के अंदर, वो हमारे और अफगानिस्तान के रिलेशन खराब करना चाहता था। लेकिन हमें यहां तक तो पता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में है। लेकिन जिस दिन हमको खबर मिल गई तो हमारे पास बहुत सारे और क्या पता यहां इस प्रोग्राम में, इस प्रतिशोध में तो हमारे एक्सपर्ट्स इसका खुलासा करेंगे नहीं। क्या पता एड्रेस पहुंच गया, और अगर ऐसा है तो ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अगली खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा यह है जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से आया। इशाक डार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी ने किसी तीसरे की मध्यस्थता नहीं मानी। इशाक डार यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अमेरिका के कहने पर भी भारत नहीं झुका। इशाक डार ने यह तक कहा कि भारत ने अमेरिका के सीज फायर का प्रस्ताव को नकार दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अल जजीरा चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बड़ी बातें कही हैं। अल जजीरा को इशाक डार ने इंटरव्यू दिया और इशाक डार ने कहा कि भारत ने किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, बल्कि भारत लगातार यह कहता रहा कि यह बाइलैटरल इशू है, भारत इसको उसी तरीके से टैकल करेगा। अब क्या करेंगे सर, इधर से भी बहुत सारे लोगों की आवाजें उठ रही थी। तो आपको खुद बता रहे हैं, हमें किसी और की विंडिकेशन की जरूरत नहीं है, किसी और का प्रूफ नहीं चाहिए। पाकिस्तान के अंदर लोग खुद बता रहे हैं कि भारत ने मध्यस्थता नहीं की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे, जो उन्होंने कॉल करके ट्रंप को बताया था। आज हम 25% देने को तैयार हैं। कोमोडोर बहल, ये स्टेटमेंट आने के बाद मैं ये सोच रहा हूं ट्रंप इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे। ट्रंप तो बार बार ये तुतुहरी बजाते रहते हैं कि मैंने फोन किया, मैंने फोन किया, मैंने फोन किया। अब इसके बाद इशाक डार ने कह दिया है, सर ये अमेरिका से आने वाले जो पैसे थे बलूचिस्तान वाली डील में, वो आएंगे कि बीच में रुक जाएंगे? देखिए, वो तो मुनीर साहब को कितना मिलेगा मुझे नहीं पता है। ये पूरा का पूरा टारगेट मुनीर को कर रहे हैं। इशाक डार मुनीर को टारगेट कर रहे हैं। चलिए, वो तो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, 2 हमारे न्यूक्लियर पावर को रोक दिया। मुनीर तो यही कहते हैं ना, जाकर के डोनाल्ड ट्रंप को क्या बोला, यही बोला। इशाक डार उन्हीं के हैं। अब आप बोलिए, इतनी बड़ी फाड़ हो चुकी है और आपने कर दिया, क्योंकि हमारे के लिए तो 2 पक्ष तो इनको अभी मंत्री रहना है पाकिस्तान में कि नहीं रहना है? इनके दिन पूरे हो गए इशाक डार के। मेरे ख्याल से मुनीर साहब के दिन पूरे होने वाले आ रहे हैं। आप अपने को सब जगह, आप सोचते हैं कि हम इतने बड़े हैं कि हम चाइना को भी संभाल लेंगे, अमेरिका में और इनको भी संभाल लेंगे, इमरान खान को भी संभाल लेंगे। आपने तो इशाक डार ने सच्चाई बोल दी है। मैं ये देखना चाहता हूं उसके बाद क्या हश्र होता है इनका पाकिस्तान के अंदर, खास तौर से तब जब ट्रंप के साथ कुर्बतें बढ़ाने की कोशिश उधर फील्ड मार्शल कर रहे हैं और इधर इशाक डार की तरफ से बयान आ रहा है कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो जाहिर है ट्रंप ने फोन जरूर किया होगा, फील्ड मार्शल से पूछा होगा, ये बताओ इशाक डार को तुमने स्क्रिप्ट नहीं दी थी, उसको क्या कहना है मीडिया के सामने। और पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में भारी गुस्सा। अगली खबर, पाकिस्तान के गले की फांस बना सिंधु नदी पर बनने वाला मेगा डैम।
मुआवजा नहीं मिलने से लोगों ने खैबर पख्तूनवा में काराकोरम राजमार्ग को ब्लॉक किया। अब देखिए जरा वहां क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, यहां गिलगिट बाल्टिस्तान, सब जगह देख लीजिए। पाकिस्तान के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान में भारी गुस्सा। पाकिस्तान के गले की फांस बना सिंधु नदी पर बनने वाला मेगा डैम। मुआवजा नहीं मिलने से लोगों ने खैबर पख्तूनवा में काराकोरम राजमार्ग को ब्लॉक किया। जरा सुनिए यहां की आवाजें और देखिए लोगों की भीड़ कितनी है। कमोडोर बहल क्या कह रही है भीड़? ये भीड़ कह रही है कि जो मुआवजा है वो जल्दी से दीजिए, लेकिन ये 7 दिन से काराकोरम हाईवे बंद है और इसमें जितनी खाद्य सामग्री जानी है गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए और साथ में दवाइयां जानी है वो नहीं मिल रही उनको। वहां पे भी रोष बढ़ गया है। आपको देख एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, लेकिन 3 से 4 घंटे से ज्यादा उनको बिजली नहीं मिलती। सारी की सारी बिजली पंजाब के अंदर चली जाती है जो पाकिस्तान का पंजाब है। और ये वाला जो डैम बन रहा है इसका नाम है डायमर भाषा। डायमर तो है गिलगिट बाल्टिस्तान में और भाषा जो है वो पख्तूनवा में है। और ये किसको सप्लाई करता है? टरबाला डैम को, जिसकी लाइफ कम हो गई है वो 30 साल और बढ़ाने के लिए। और वो किसको पानी देता है? वो पानी देता है पंजाब को। यानी कि इसमें पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी 4,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। अगर 4,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी क्या 1 इंच भी इसका ऊपर जाएगा गिलगिट बाल्टिस्तान में? नहीं जाएगा। इसी वजह से वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। ये बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं, मुआवजा दिया नहीं जा रहा, पानी की किल्लत तो है। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं सर कि अगर पाकिस्तान में इस समय पंजाब को छोड़ दिया जाए, पंजाब प्रोविंस जो वहां का है वो दूसरे तमाम प्रोविंसेस को लूट लूट कर, क्योंकि वहां के HNIs पंजाब में ही रहते हैं, दूसरी तमाम जगहों को लूट कर और अपने रिसोर्सेज भरने में लगे हैं और हर हिस्सा पंजाब का, पाकिस्तान का सिवाय पाकिस्तानी पंजाब के सुलग रहा है। देखिए एब्सोल्युटली बातें आप सही। हम इसी को लेते हैं एज ए एग्जाम्पल। तमार भाषा जो है इसके अंदर में पूरा का पूरा पैसा चाइना का है। वो कहता है जितनी इलेक्ट्रिसिटी होगी उसका बड़ा हिस्सा 75% चाइना ले जाएगा। इनको तो जैसे बता रहे थे कि वहाँ तो देंगे नहीं खैबर पख्तूनख्वा में, और या वहाँ पर आपका गिलगिट बाल्टिस्तान में इवन पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। इसलिए पूरी के पूरे आपने 2 दिन पहले दिखाया था किस तरह से काराकोरम हाईवे के ऊपर में जो उनके चेक पॉइंट है उसके अंदर में, और कैसे चाइनीज और 48 आवर्स रहे और कैसे पीट रहे थे पाकिस्तान की सेना को ही जो उनके चेक पॉइंट थे। और उसी इलाके में ये हो रहा है। काराकोरम हाईवे को ही इन्होंने रोक रखा है। देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान तो फटने वाला है, आप लेके चलिए वो चाहे, और इसके पहले भरे ना फटे, इसके पहले आपका नीचे का इलाका खैबर पख्तूनख्वा ये तो फटेगा ही, POK के पहले ज्यादा फटेगा ना जो आपका जो गिलगिट तो किस तरीके से फर्जी आधार पर जब एक फर्जी मुल्क बनाया जाता है, कहा जाता है कि ये तो हम ऐसी कौम हैं जो साथ में रह नहीं सकते, हमको अलग मुल्क चाहिए। पहले बांग्लादेश अलग हुआ और अभी ये बाकी के हिस्से लगातार सुलग रहे हैं। बस वो वक्त कभी भी आ सकता है, आज भी, 1 साल बाद भी, 6 महीने बाद भी, जब आप इन टुकड़ों को भी एक एक करके अलग होते हुए देखेंगे। पाकिस्तान और चीन के बीच में इस बीच सीक्रेट डील की खबर। सीक्रेट डील किस बात की? पाकिस्तान चीन से 5th जनरेशन जेट खरीदेगा। जरदारी ने J-35A के प्लांट का दौरा किया। जरदारी ने चीन के चेंगडू में एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के एडवांस प्रोडक्शन प्लांट का दौरा किया और J-35A दिए जाने की बात है। और चाइना 80% मिलिट्री इक्विपमेंट चाइना का पाकिस्तान में मौजूद है, आप ये जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान की खुद की माली हालत क्या है वो भी आप जानते हैं। वहाँ महंगाई और गरीबी का क्या हाल है ये भी आप जानते हैं। और उस बीच पाकिस्तान की अंधी महत्वाकांक्षा, जाहिर है एक समय जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये कहा था हमारे पास खाने के लिए घास ना हो तो भी चलेगा लेकिन हमारे पास परमाणु बम होने चाहिए। ये उस तरह की तबीयत वाला मुल्क है। और वो इसलिए नहीं कहा जाता कि उनको मुल्क से बहुत प्यार है, क्योंकि जब ये खरीद फरोख्त होगी तो इसमें कुछ पैसा बनेगा उनका, जो वहां मिलिट्री से जुड़े हुए लोग हैं। सिर्फ इसलिए किया जाता है। मुल्क की हिफाजत की बात होती तो जाहिर है फिर किसी अलग टेंजेंट पे बात होती। लेकिन सर ये चाइना अमेरिका के साथ प्रॉक्सिमिटी बढ़ता देखने के बावजूद सपोर्ट में क्यों खड़ा हुआ है चाइना? बिल्कुल सपोर्ट में इसलिए खड़ा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटी जो है वो ज्यादातर हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट के साथ होती है और J-35 जो है 5th जनरेशन फाइटर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही बड़ा बेहतर जहाज है, क्योंकि इससे बेहतर तो Su-57 भी है और Su-57 से कई बेहतर जहाज है। और अब हम 114 की डील कर रहे हैं फ्रांस के साथ जो मेक इन इंडिया होगी, और उस डील से काफी हद तक जो हमारा कैपेबिलिटी गैप के अंदर रिडक्शन है तो वो कम हो जाएगा और हम अपना एमका भी
भी बना रहे हैं जो कि 2035 में उड़ने लग जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो J-35 एयरक्राफ्ट है जो 40 के करीब ले रहे हैं, जिसको 2026 में आना था, कहते हैं उसको प्रीपोन कर दिया जाएगा और पहले लाया जाएगा, वो बिल्डअप कर रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान को, क्योंकि आजकल की लड़ाई जो है ज्यादातर हवाई है और दूसरी दूर के रेंजेस है। इसमें PL-15 भी होगी, लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल। सर अमेरिका से प्रॉक्सिमिटी के बावजूद चाइना का सपोर्ट क्यों सर? ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनको कि भारत को एक जगह पे रखने के लिए पाकिस्तान को स्ट्रांग बनाना है। हालांकि अमेरिका मतलब इस तरीके ये जो बदले हुए इक्वेशन है ट्रंप के टैरिफ की बात के बाद, बदले हुए इक्वेशंस में भी चाइना के साथ पाकिस्तान उसी तरह की कुर्बतें एंजॉय कर रहा है जैसे वो पहले कर रहा था। सर जनरल सिन्हा, देखिए पाकिस्तान सोच रहा है कि उसने दोनों तरफ लड्डू खा लिया है, चाइना से भी खा लिया, अमेरिका। जब ये आप इस तरह की प्रॉब्लम, आज के दिन में 81% आप बोलते हैं कि इनके पास हथियार आ रहे हैं, 81% में मैं जैसे सुन रहा था कि ये एक रूज है, एक तरह का छलावा है। बोल रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के 40 उनके पायलट वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्यों नहीं आ गए? यदि ट्रेनिंग तो एडवांस ट्रेनिंग चल रही थी, उड़ के आ जाते, भारत को बर्बाद कर देते, आया क्यों नहीं? और आज के दिन में जो ये रूस खेल रहे हैं ना कि अमेरिका से हम क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारे पास F-18 है, F-16 है, तो आप हमें F-35 भी दे दीजिए। बात तो उसकी है ना, वो रोकना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को, मेरे ख्याल से अपने जो इनका अभी एयरक्राफ्ट कैरियर 3rd बनाना है फुजियान, उसके लिए नहीं है इनके पास। और ऊपर से आप बोलिएगा कि ये और सर ये भी तो एक्सपोर्ट क्वालिटी होगा ना, उसी तरह का एक्सपोर्ट PL-15 जैसा ये बोल रहे हैं। हाँ। वो ही है सेम। हाँ। कैसे इनको दे देगा टॉप नॉच? देखिए नेवल वेरिएंट जो इसका J-35 का है वो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए, लेकिन ये J-35A है जो कि एयरफोर्स वर्जन है। हालांकि उनके पास J-20 है तो उनको J-35A की जरूरत नहीं है, उसको बनाया ही एक्सपोर्ट के लिए किया गया है और पाकिस्तान पहला देश है जिसको वो एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन बात ये नहीं आती, बात ये आती है कि हमारा S-400 इसको 100 किलोमीटर पे फिर भी पकड़ लेता है और इसको छोड़ेगा नहीं अगर ये बॉर्डर के आसपास पे भी आ गया। पहले तो ये देखा जाए कि ये कब तक आते आते आएगा भी क्या, आएगा भी तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का होगा। और इस सब के बावजूद आया, उड़ान भरा, तो S-400 है ना, फिक्र नहीं। और पोलैंड के बाद अब रोमानिया के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ, रूसी सैन्य ड्रोन ने की घुसपैठ। पोलैंड रोमानिया दोनों ही नेटो सदस्य हैं। सवाल यह है कि क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नेटो के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं? मुझे लगता है कि इस समय एक बड़ा काम पुतिन ये भी कर रहे हैं कि नेटो को लेके एक तरीके का जो हवा बनाई गई थी, उस हवा को पंक्चर करने का काम भी इस समय पुतिन कर रहे हैं। चलो दिखाओ, आओ बताओ क्या है नेटो। एब्सोल्युटली आपने बोल दिया। देखिए इसको कहते हैं प्रोबिंग एंड कहते हैं एस्केलेट टू डिस्केलेट। पूरी हवा निकाल दी। अब आप बताइए, इन्होंने कह दिया ना, पहले तो बोलते थे पोलैंड में, कोई कह रहा था कि नहीं पोलैंड में गलती से चला गया, उन्होंने कहा ठीक गलत। अब आप रोमानिया में बात करें, आज एक फिर से पोलैंड में गया है, एक मारा है इन्होंने, और वो भी बड़े वाला गया है। मगर बात यह है कि पूरी हवा निकाल दी। ये कि उधर स्कैम्बल कर रहे हैं, उधर उन्होंने रफेल भी ले आए, यूके भी भेज दिया। और आप बताइए नो फ्लाइंग जोन क्यों नहीं बनाते? इनका तो डिमांड था, यूक्रेन मांग रहा है, दे दीजिए आप। यदि आपके पास नाटो इज ए फॉल्स फ्रंट, उसकी जो हल होगी, और खास करके जो 3 देश में उनके साथ फिनलैंड जो है, मैं स्वीडन और जो आए हैं बाद। लेकिन मुझे ये लग रहा होगा कि ये हाल देखने के बाद ज़ेलेंस्की क्या सोच रहे होंगे? ज़ेलेंस्की क्या ये थोड़ी देर के लिए भी सोचते होंगे कि क्या सोचकर कि अगर कभी मुसीबत आई और ये हुआ तो ये आर्टिकल 4 इन्वोक हो जाएगा, उसके बाद 5 इन्वोक हो जाएगा, पूरे देश मेरी रक्षा के लिए आ जाएंगे। आज क्या उसका भरम भी टूट रहा होगा? सर बिल्कुल भरम टूट रहा है। वो तो ज़ेलेंस्की ने तो यहाँ तक कहा है कि जो यूएस ने टैरिफ लगाए हैं भारत के ऊपर वो सही है। ये बात उसने बहुत गलत किया, भारत के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था उसको। दूसरी चीज आती है कि जितने सारे देश हैं इनकी आर्मीज हैं क्या? 50,000 से 1.5 लाख के बीच में नहीं है। अब यूके को देख लो, उसकी कितनी आर्मी है? 1 लाख के करीब है। भारत के सामने भारत की 14 लाख के करीब तीनों आर्म फोर्सेस को अगर हम मिला लें, इतनी बड़ी सेना है, सशस्त्र सेना। मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये छोटे छोटे देश पोलैंड, रोमानिया, इनमें एक ड्रोन आया है, वो भी कहां पे आया? डेन्यूब डेल्टा के ऊपर। डेन्यूब डेल्टा कहां है? जो आधा हिस्सा आता है पोलैंड के अंदर। अगर आप इसमें और इलेबोरेट करेंगे तो आगे की खबरें नहीं बता पाऊंगा। सर मैं आपके पास आ रहा हूं। अमेरिकी टैरिफ को लेकर बहुत बड़ी खबर है। भारत के रुख से नरम पड़े ट्रंप के तेवर, भारत यूनाइटेड स्टेट्स के बीच ट्रेड डील पर बात आगे बढ़ी। अमेरिकी प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच के साथ दिल्ली में हुई बैठक। एक तरफ तो यहां प्रतिनिधि बैठ रहे हैं और यहां पर बातचीत हो रही है,
दूसरी तरफ वहां पे ये कहा जा रहा है यूरोप भी 100% से ऊपर टैरिफ लगाए भारत के ऊपर। इस तरह की बातें भी की जा रही है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं ना, यूरोप तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। ये नहीं होता, हमारे नेताजी को बोलते हैं आप आगे चलो, और पता है कि नेताजी को सबसे पहले गोली लगने वाली है। कुछ नहीं होने वाला, यूरोप ने कभी नहीं लगाने हैं। वो तो ये कह रहा है 50 से 100% चीन पे लगा, और चीन के साथ डील कर रहा है। कल भारत के साथ भी डील होगी, और होगी जरूर, और भारत की बातों को भी माना जाएगा। हो सकता है इसमें ना हो, इससे आगे आने वाले और इस बीच नेटो का जो ब्लफ एक तरीके से निकालने का काम पुतिन कर रहे हैं। रूस बेलारूस को लेकर पोलैंड लगातार अलर्ट पे है। पोलैंड के आसमान में राफेल की उड़ान चल रही है। MICA माइका मिसाइल से लैस होकर कर रहे हैं गश्त। नेटो के ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत फ्रांस ने पोलैंड भेजे हैं अपने राफेल जेट। तो कुल मिलाकर पोलैंड, लेकिन पोलैंड भी ये सोच रहा होगा कि वक्त आने पर क्या वाकई नेटो वाली शिद्दत से मेरी रक्षा भी होगी। सर, क्विक कमेंट इस पे। देखिए, इसके तो हैं ही सपने के आ जाए, किसी तरह आ जाए हमारे। मगर देखिए, अभी जो इनकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि जमीन के ऊपर में जो सब चीज डिसाइड होती है, और रशिया इज विनिंग हैंड्स डाउन। तो जहां पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होकर असल में चीजें ग्राउंड में ये दिखाती हैं कि किसका हाथ ऊपर है, पुतिन का हाथ ऊपर है। इस खबर के साथ समाप्त करूंगा कि अमेरिका ने, और यहां जब तक मैंने ये खबर आपको बताना शुरू किया कि वेनेजुएला के साथ क्या किया जा रहा है, प्रोडक्शन ने कहा नहीं, अब यहां खत्म करना पड़ेगा, और वो खबर सामने से गायब होती है। तो मैं भी अब आपसे विदा लेता हूं। बहुत धन्यवाद।